हो गया। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की। अरे भगवान है, ऐसा क्या हो गया तुम लोगों को? भारत माता की। हाँ ऐसा जरा, तबीयत ठीक है ना? अच्छा मास्क लगा इसलिए आवाज नहीं आई थी। फिल्टर होके आई थी है ना। एक जोक मैंने पढ़ा था कि एक इंदौर में एक लड़का था, तो जो चाय छानने की जो छन्नी होती है ना वो नहीं मिली, तो उसने मास्क लगा के चाय पी गया, है ना। जोक था ये, काल्पनिक घटना है। चलो, तो ऐसा कोई मास्क का यूज ना करे, मास्क को बस लगा के रखें, कुछ खाते पीते बोलते समय जरूरी हो तो नीचे करें। चलिए 88, हाँ 88 से ही शुरू करेंगे। देखिए, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हमें एक बात पता है कि हर चीज कितना रुपए की होती है ना, और 5% लाभ पर बेचा जाए मतलब कितने पर बेचा जाए? 105 रुपए में बेचा जाए। उस वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 3 गुना कर दें, यहां विक्रय मूल्य 100 है कि 105 है? इसको अगर 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। मतलब जो चीज 100 रुपए की है, अब वो 315 में जाएगी तो कितने का लाभ होगा? ये आंसर है आपका। ठीक है, इतना सा था। क्या करा हमने? फिर से बात करते हैं। हर चीज होती है 100 रुपए की, 5% लाभ लिया मतलब कितने की हो गई वो? 105 की। अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दें, 105 का 3 गुना कर दें तो 315 हो जाएगा। 100 की चीज अगर 315 में बेचोगे तो 215% का लाभ होगा। क्लियर है इतना सभी को? रिमोट, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको करिए। एक नौकर को 1 वर्ष के भुगतान, 1 वर्ष का भुगतान और एक शर्ट दिया जाता है। 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपए है। नौकर 10 महीने बाद काम छोड़ देता है, 350 रुपए और उसी कीमत का शर्ट दिया जाता है। शर्ट की कीमत क्या है? भगवान करे ऐसा मालिक ना मिले किसी को। अरे रेशो मेथड हर कहीं नहीं लगेगा यार, जहां लगेगा वहां खुद बताएंगे हम। देखो, पढ़ा आप सभी ने प्रश्न को ध्यान से। एक आदमी है या एक मालिक है, उसने अपने नौकर को इस शर्त पे रखा कि अगर तुम मेरे यहां साल भर काम करोगे तो मैं तुम्हें 1 महीने की सैलरी तो दूंगा, लेकिन 1 महीने का जो भी भुगतान बनेगा और एक शर्ट दूंगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि सपोज करो कि उसकी सैलरी बनी 1000 रुपए, तो वो 1000 रुपए तो देगा, लेकिन किस अंदाज में देगा? वो कहेगा चलो मैं तुम्हें 800 रुपए दूंगा और एक 200 रुपए की टी शर्ट दूंगा। 1000 रुपए नहीं दूंगा, क्या करूंगा? 800 रुपए दूंगा तो 200 रुपए की क्या करूंगा? एक टी शर्ट दे दूंगा। तो नौकर को कितने रुपए मिलेंगे? 800। अब नौकर उस समय तो भाई मजबूरी थी, कोरोना चल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, कर दिया उसने शुरू। बाद में पता चला कि यार ये तो गलत बात है। 10 महीने बाद उसको समझ में आया तो उसे 350 रुपए और उस कीमत का शर्ट, मतलब मालिक तो इस बात पे अड़ा रहा कि भाई मैंने तेरे लिए खरीद ली टी शर्ट, अब टी शर्ट तो दूंगा मैं, है ना। तो मान लो 10 महीने की तनख्वाह उसकी बनी 500 रुपए, तो उसने कहा कि 350 रुपए दूंगा और वो जो तेरे लिए टी शर्ट रखी है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। आ रही बात समझ में? हाँ, यहां 200 की है तो यहां एक एग्जाम्पल था, इधर 300 कर लो तो इधर टी शर्ट हो गई। समझ में आया? मतलब टी शर्ट जो 200 रुपए की है वो 200 रुपए काट के उसने उसको कितना दे दिया? 300। ये मैंने एक उदाहरण दिया। अब हम आते हैं अपने रियल प्रश्न पर। यहां पर क्या हो रहा है? आपसे कहा है 1 साल का भुगतान, मतलब अगर पूरे 12 महीने वो जॉब करता तो उसे कितने रुपए मिलते? बोलो। 500 रुपए प्लस क्या दे रहा है? शर्ट, तो शर्ट मिलता। ऐसे लिख देते हैं बस इसको, है ना। लेकिन नौकर ने काम कितने महीने करा? 10 महीने, तो उसे कितना मिलेगा? 350 रुपए मिलेगा प्लस शर्ट मिलेगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप एक बात बताइए, शर्ट की कीमत तो कांस्टेंट है, शर्ट तो जो है वो है,
लेकिन यहां पे आप बताओ कितने महीने का अंतर आया? तो 2 महीने के कारण कितने रुपए का अंतर आ गया? 150 रुपए का अंतर आ गया। तो 2 महीने में 150 रुपए का अंतर आ गया, मतलब हर महीने की सैलरी कितनी होगी? 75। अब आप इस 75 का जिसमें चाहो गुणा कर दो। आप चाहो तो 12 में कर दो, आप चाहो तो 10 में कर दो, शर्ट का प्राइस दोनों से सेम आएगा। तो अगर एक महीने की सैलरी 75 रुपए है तो 10 महीने की सैलरी कितनी होगी? 750 रुपए। 750 में से दिया कितना उसको? 350। मतलब जो शर्ट है वो कितने रुपए का है? 400 रुपए का है। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। इसी प्रकार मान लो आप 12 में गुणा कर दो कि एक महीने की सैलरी 75 तो 12 महीने की कितनी, फिर आप 500 माइनस करोगे, शर्ट की कीमत आपकी 400 रुपए ही आना है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बताइए, क्लियर है? 2 महीने के कारण इधर 150 रुपए का अंतर, 2 महीने का 150, हर महीने की सैलरी 75, एक महीने की 75 तो 10 महीने की बनना चाहिए थी 750, लेकिन दिया गया 350, मतलब शर्ट कितने का हो गया? 400 का। आइए आगे। हो गया। ये वाला क्वेश्चन या तो एक्स से सॉल्व होता है या फिर ऑप्शन से सॉल्व होता है, और इसको करना ज्यादा उचित रहेगा अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो। एक व्यक्ति एक घड़ी को 144 रुपए में बेचता है, उस घड़ी का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है, क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, जैसे आप ऑप्शन उठाइए, पहला ये तो खैर सही आंसर है, हम मान लो इसको ना उठाते हुए दूसरा उठाएं, 50 पहले उठाते हैं। आपको मैं ऑप्शन से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए वस्तु 50 रुपए की है, जितने रुपए की वस्तु है उतना ही लाभ लेना है, उतने प्रतिशत का, रुपए का नहीं। अगर 50 रुपए की वस्तु है तो इसमें 50 रुपए का 50% लाभ लेंगे। तो 50 रुपए का 50% कितना होता है? 25 रुपए होता है। तो वो वस्तु कितने रुपए में जाएगी? 75 में। लेकिन हमें चाहिए कितना? तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो अब हम 80 ट्राई करके देखते हैं। अगर वस्तु 80 रुपए की है तो 80 पर 80% का फायदा लिया जाएगा। तो 80 का 80% कितना होता है? कितना होता है? 64 होता है। तो क्या इनका योग 144 है? यस। तो ये आपका आंसर है। जितने रुपए की वस्तु उस पर उतना ही लाभ, बस इतना सा आपको काम करना है। अगर यहां पर आप ऑप्शन से करना चाहो तो माना वस्तु है x रुपए की और x पर x% का प्रॉफिट लेंगे और दोनों का योग 144 आएगा। अब आपका यहां पे फिर एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 5 मिनट तक खराब इसमें आपके होंगे। तो इसलिए ऑप्शन से ज्यादा देर नहीं लगती। भाई जैसे दिखा 60, तो 60 का 60% 36, तो तुरंत जोड़ लोगे 96 है। 70, तो 70 का 70% 49, तो ये आ गया 119। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगना है, आराम से ये आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कभी 10 के मल्टीपल के अलावा और किसी में आता नहीं। मतलब हमेशा ऑप्शन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 रहेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर और कोई ऑप्शन देंगे तो 65 गुणा 65% ये निकालने में यहां पॉइंट में चला जाएगा, और यहां कभी क्वेश्चन दशमलव में देते नहीं। तो इसलिए हमेशा जो ऑप्शंस आएंगे वो आपके राउंड फिगर रहेंगे, आराम से आप जल्दी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट, ये एक बहुत अलग और अच्छा प्रश्न है, आप इसको 2 बार पढ़िए फिर बताते हैं।
यस, रात को क्लास 9 बजे वाली है। राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि रमेश क्रय मूल्य पर करता है। उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ प्रतिशत 25 है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्या क्वेश्चन? कौन था ये? शॉर्टकट। देखो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, है ना। ये सवाल ऐसा है कि दुकानदार दो हैं, दोनों 25% का लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? एक बोलेगा कि मैं कॉस्ट प्राइस पर कमाऊंगा, एक कहेगा मैं सेलिंग प्राइस पर कमाऊंगा। अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे कमाने का मतलब क्या है? एक दोनों 4 पर 1 कमाएंगे। एक कहेगा मैंने 4 से 1 बढ़ाकर 5 किया, दूसरा विक्रय मूल्य पर कमाएगा, मतलब अगर वो 4 की थी तो वो क्या इधर क्या लिखेगा उसको 5। वो बोलेगा मैंने 4 रुपए पर 1 रुपए कमाया। होने में थोड़ा अजीब है लेकिन हो यही रहा है ना। एक बोल रहा है कि मैंने क्रय मूल्य पर कमाया, एक बोल रहा है मैंने विक्रय मूल्य पर कमाया। ठीक है, अभी आगे इनकी कमाई आ जाएगी, आप अभी चिंता ना करें। आपने अगर यहां पे एक शब्द देखा हो तो क्या लिखा है? दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। लेकिन क्या यहां पे सेलिंग प्राइस बराबर दिख रहा है? तो इसको बराबर करने के लिए इसमें किसका गुणा करें? 4 का, और इसमें किसका गुणा करें? 5 का। तो 4 का गुणा पहले इधर होगा तो ये बनेगा 16 रुपए। ये सब रुपए में 4 का 5 में कर दिया तो क्या बन गया? 20। 5 का 5 में गुणा किया तो कितना हो गया? 25। और 5 का 4 में गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 20। अब मुझे बताइए कि क्या इनका विक्रय मूल्य बराबर है? ठीक है, अब इसके बाद ये बताओ कि आपसे कहा है दोनों के लाभ में 100 रुपए का अंतर है, तो ये बताइए कि 16 रुपए की चीज को 20 में बेचने का मतलब कितना लाभ? 4। और 25 रुपए की चीज को 20 में बेचने का मतलब कितने का लाभ? 5 का। तो दोनों का अंतर कितना है? 1। रियल में अंतर कितने का है? 100 का। तो 1 की वैल्यू अगर 100 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब किससे गुणा कर दें? 20 से। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2000 रुपए होगा। यह आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बोलता है कि मैं 4 से 5 पे जाऊंगा, एक बोलता है मैं 4 से 5 पर आऊंगा, है ना। तो यहां से बेटर आपको यहां समझ में आएगा। एक ने 16 की चीज को 20 में बेचा, एक ने कहा वो 25 पे अपना फायदा कैलकुलेट करता है। वो 5 रुपए यहां पे डिफरेंस जरूर ले रहा है, लेकिन वो 5/25 ना रखते हुए 5/20 रखेगा, इसलिए वो विक्रय मूल्य पर गणना करेगा। ये यहां पूरा खेल है। तो इसने 4 कमाया, इसने यहां पे 5, दोनों के लाभ का अंतर 1 है, 1 बराबर 100। तो विक्रय मूल्य मतलब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, 20 बराबर कितना? 2000। ठीक, क्या? नहीं, वही तो है ना, वो प्रॉफिट इस पे जोड़ेगा, मतलब वो कैलकुलेशन इस पे नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन 20 पे करेगा, है ना। मतलब डिफरेंस कितने का है? 5 का, तो वो 5/20 रखेगा और गुणा 100 करेगा। तो 5 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा तो 25 बार। वो ऐसे बोलेगा कि मेरे इधर 25% हो रहा है। ये अंतर को बटे में 16 रखेगा, ये अंतर बटे में 20 रखेगा। ये खेल है पूरा। चलिए नेक्स्ट। 4 से 3 नहीं होगा, 4 से 5 ही होगा। एक व्यक्ति 5500 रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है, एक को 10% लॉस, एक पर 8% प्रॉफिट, दोनों का विक्रय मूल्य समान, दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात सभी को बता रहा हूं, सुनिएगा। अब आने वाले हमारे करीबन 10 से 15 जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इस चैप्टर के अब आपको थोड़े कंफ्यूज करेंगे। आपको सारे प्रश्न पढ़ने में एक जैसे लगेंगे, एक नजर में सब ऐसा लगेगा कि ऐसा प्रश्न तो पहले किया है क्या, या ये प्रश्न तो हमने अभी जो किया था सेम वैसा का वैसे ही है। तो आने वाले 10 से 15 प्रश्न एक जैसे लगेंगे आपको पढ़ने में, लेकिन सबकी मेथड क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। सब में कुछ ना कुछ एक बारीक अंतर रहेगा। तो आपको बहुत ही
पारखी नजर से हर प्रश्न को पढ़ना है ना, जल्दबाजी नहीं करना है। तो पढ़िए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर ऐसा तो हमने किया था शायद पहले, लेकिन ये नहीं किया आपने। हाँ देखो, ये जो एसपी पर प्रॉफिट है ना, मैं आगे और बता दूंगा, अभी आप टेंशन ना लें, उसको होल्ड पे कर दें अगर उसमें कंफ्यूजन है तो। एक व्यक्ति 5500 रुपए में दो मोबाइल खरीदता है, एक को 10% लॉस, एक को 8% प्रॉफिट पर बेचता है। दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा मेरी बात, कभी भी याद रखिए कि अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो जाता है, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो उनके सेलिंग प्राइस के रेशो को अगर उल्टा कर दोगे ना, तो वो पता है किस चीज का रेशो बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का। मैं बताता हूं कैसे। आपने एक वस्तु को 10% लॉस पे बेचा, तो हर चीज होती है 100, तो 10% लॉस का मतलब कितना हुआ? जल्दी से बोलो, 90% हुआ। तो एक को आपने, एक का विक्रय मूल्य हो गया 90%, एक को आपने 8% लाभ पर बेचा, 8% लाभ पर बेचा मतलब कितने पर बेचा? 108 पर। क्या ये दोनों किसी संख्या से कैंसिल हो सकते हैं? पहाड़े याद नहीं है तुम लोगों को, इतना टाइम नहीं लगता पहाड़े याद करने वालों को। तो ये 5 से कैंसिल होगा, ये 6 से कैंसिल होगा, मतलब 6 बार और 5 बार, 18 पंजे 90, 18 इंटू 6 108। तो उनके विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 5 और 6 है, तो क्या इस उनके क्रय मूल्य का अनुपात 6 और 5 होगा? जैसा मैंने आपसे कहा, अगर दो, अभी क्यों होगा वो भी मैं बता रहा हूं कि यह क्यों पलटता है, वो मैं बताऊंगा। अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 6 है, तो उनके क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? 6 और 5। ठीक है, क्यों पलटता है वो मैं बता रहा हूं। तो आपको दोनों के क्रय मूल्य के बारे में पता चल गया, जबकि रियल में उनका क्रय मूल्य कितना है? रुपए में 5500। तो क्या आप इस अनुपात में बांट सकते हैं? तो 6 और 5 कितना होता है? 11। एक बराबर कितना होता है? 500। 500 का 6 गुना करेंगे तो एक मोबाइल 3000 का, 500 का 5 गुना करेंगे तो एक मोबाइल कितने का होगा? 2500 का। है ऑप्शन में, बी वाला आंसर आ जाएगा। बताइए, आया समझ में? कंसेप्ट समझ में आया? इसका लॉजिक अभी मैं बता रहा हूं। तो कभी भी अगर प्रश्न में ऐसा आ जाए कि उनका विक्रय मूल्य समान हो जाता है, तो आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का अनुपात बना सकते हो, और अगर क्रय मूल्य दिया है तो आप उनका अलग अलग क्रय मूल्य बता सकते हो। हमने ऐसा पिछले सवालों में क्यों नहीं करा? क्योंकि पिछले किसी भी सवाल में क्रय मूल्य पूछा ही नहीं था। उन्होंने हर सवाल में केवल आखिरी में हमसे एक ही बात पूछी कि बताओ कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि, वो भी परसेंटेज में। तो जब रुपए की कोई बात ही नहीं थी, तो हमने इस मेथड को कभी पहले चर्चा नहीं करा। अब क्योंकि रुपए में पूछा है, तो फिर हम रुपए के ढंग से प्रश्न को कर रहे हैं। परसेंटेज में अगर आपसे बोलते कितने का लाभ हुआ, कितने का हानि, तो फिर हम इसको रेशो से करते, अनुपात से करते, और प्रतिशत में बता देते कितने का प्रॉफिट है, कितने का लॉस। पर यह कोई बात यहां पे उन्होंने नहीं करी है। ठीक है, अब मैं आपको इसका जल्दी से कारण बताता हूं कि ऐसा करते क्यों हैं, मतलब अनुपात पलटता क्यों है। तो देखिए, अनुपात के पलटने का कारण क्या है? जैसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो भी हो, आपने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, ये लिखा हुआ है। एक को आपने 10% हानि पर बेचा और एक को आपने 8% लाभ पर बेचा। तो अब सुनिएगा मेरी बात, माना एक का क्रय मूल्य CP1 है, आपने इसको 10% हानि पर बेचा, मतलब आपने इसको 90% पे बेचा। वहीं एक दूसरी वस्तु, उसका क्रय मूल्य जो भी हो, लेकिन आपने उसको 8% लाभ पर बेचा, और जब आपने इसका 90% किया और इसको 108% किया, तो दोनों क्या हो गए? बराबर। विक्रय मूल्य हो गया ना ये। अगर कोई चीज 9000 रुपए की है और मैं उसे 10% नुकसान पर बेचूंगा,
तो इससे मुझे पता चलेगा कि वो चीज आज 8,100 में बिकेगी, तो ये सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। तो इसको हल करने से इसका विक्रय मूल्य आएगा, इसको हल करने से इसका विक्रय मूल्य आएगा, और प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है, तो सेम है इसलिए हमने बराबर लगा दिया। अब आप यहां रहने दीजिए CP1 क्रय मूल्य 1 और इसको इधर ले आइए क्रय मूल्य 2, इधर 108 रहेगा और नीचे आपका 90 चला जाएगा। अब आप अगर इन्हें कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 से 6 बार, 18 से 5 बार, तो आपका इनका रेशो क्या बनेगा, 6:5। आया समझ में? और कभी भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कहीं भी बराबर शब्द है तो आपका जो अनुपात होता है वो हमेशा पलटता है, और वो पलटता इसी चक्कर में, इसी कारण है ना। तो हमें हर बार इतना करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि एक को 10% लॉस पे बेचा, एक को 8% प्रॉफिट पर बेचा, रेशो बनाओ और रेशो को पलट दो, तो किस चीज का रेशो आ जाता है, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य रुपए में दिया है तो बांट लो, आपको दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप ब्लैक और रेड के अलावा कोई और कलर क्यों नहीं लेते। ठीक है भाई, अब ब्लैक और रेड के अलावा तुम बताओ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। ब्लैक और रेड दोनों सबसे अच्छे दिखते हैं, उसके बाद फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, बस ये 4 ही कलर हैं जो थोड़े अच्छे दिखेंगे। और विनर्स का कलर भी क्या, ब्लैक और रेड है। हाँ जी, अच्छा आंसर ही आ गया क्या? तुम लोग तो आज तक से भी तेज हो रहे हो। पीला कलर लें, ये लो भाई, पीला दिख जाए ना तो बताना मुझे। दिख रहा है क्या? चलो, अभी मैं पीले से लिख दूंगा ना तो ऑनलाइन वाले बोलेंगे सर इससे मत लिखो। एक को आपने 15% हानि पर बेचा, मतलब कितने पर बेचा, 85% पे। ठीक है। चलो, एक को 15% हानि पर बेचा मतलब 85% पर बेचा, और एक को 19% लाभ मतलब 119 पर बेचा। अब आप यहां पे ये बताइए कि ये दोनों किससे कैंसिल होंगे, 17 पंजे 85 और 17 सती 119। ये किस चीज का अनुपात है, किस चीज का है, सेलिंग प्राइस है, तो निकलेगा क्या, हम कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5 और 7। 5 और 7 होता है 12, और दोनों का है 4800। एक बराबर कितना हो जाएगा, 400। 400 का गुणा करेंगे 5 में तो आ जाएगा 2000, और 400 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2800। तो एक हो गया 400, सॉरी एक हो गया 2000, एक हो गया 2800। क्या अच्छा, मैंने यहां उल्टा नहीं लिखा क्या, इधर 7 आएगा, इधर 5 जाएगा, तो 2800 इधर आएगा, 2000 इधर जाएगा, ऐसे ही बोल रहे हो क्या? ठीक है, ओके। अब इसको पढ़ो। अगर ऑप्शंस परसेंटेज में हैं तो हम रुपए दें, वैसे तो इसमें दिया नहीं है लेकिन ऐसे प्रश्नों में रुपए देते हैं तब भी उसका यूज नहीं करते। अच्छी बात यह है कि मैंने यहां पे रुपए लिया ही नहीं है। ऐसे प्रश्नों में रुपए और दे देते हैं तो हमें और कंफ्यूजन होता है, इसलिए सबसे पहले ऑप्शंस देखा करो। ऑप्शंस अगर परसेंटेज में है तो रुपए यूज करे बिना भी हम आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहां पे अब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, पिछले सवाल जैसे ही है थोड़ा पढ़ने में। दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा, एक पे लाभ हुआ एक पे हानि, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि यहां पर हो रहा है। तो देखिए
सबसे खास बात है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कैसा है, सेम है, एक बात। दूसरी बात, एक को 20% हानि मतलब 1/5 हानि है, और एक को, अच्छा पहला लाभ है, चलो ठीक है, पहले को 25% लाभ मतलब 1/4। अब मेरी बात आप यहां देखिएगा, पहले को लाभ पर बेचा मतलब 4 रुपए की चीज को कितने पे बेचा, 5 पे। इसी प्रकार दूसरे पर 5 पे 1 का नुकसान हुआ, 1 मिनट, एक को 25% लाभ, एक को 20% हानि, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, ओके, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को 4 से, अच्छा वैसे भी हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कटेंगे, क्योंकि ये सब रुपए में है। 4 की चीज 5 में, 5 की चीज 4 में, लेकिन उन्होंने एक सबसे खास कंडीशन दी है कि दोनों का क्या बराबर है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए यहां गुणा कर देते हैं 4 से, यहां गुणा कर देते हैं 5 से। 4 का 4 में गुणा करिए 16, 4 का 5 में गुणा करिए 20, 5 का 5 में गुणा करिए 25, 5 का 4 में गुणा करिए 20। तो आप ये बताओ कि 16 प्लस 25 कितना होता है, 41, 20 प्लस 20 कितना होता है, 40। तो आपने दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में, अरे बोल दो, 41 में, और दोनों को बेचा कितने में, तो यहां कितने का फायदा हुआ, 1 का घाटा हुआ। नीचे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य 41 गुणा 100, 41 का दुगना कितना होता है, 82, शेषफल बचा 18/41, प्रतिशत का क्या होना है, नुकसान। ये आपका आंसर है। आया समझ में? कभी क्रय मूल्य बराबर बोलेंगे, कभी विक्रय मूल्य बराबर बोलेंगे, बस प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। अगर बोल दें क्रय मूल्य बराबर है तो फिर इनको बराबर करो, विक्रय मूल्य बराबर है तो इनको बराबर करो, बस। आया अच्छे से समझ में सभी को, हाँ या ना? चलो इसको करके बताओ, एकदम सेम है। पिछले क्वेश्चन में रुपए में था ना, इसलिए रुपए में किया, यहां परसेंटेज पूछा था तो परसेंटेज में किया। देखिए, एक को 10% प्रॉफिट और एक को 25% लॉस। तो देखिए यहां पे सब लोग जरा, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 10 रुपए की चीज 11 में, 25% का मतलब होता है 5 रुपए पर 1 का नुकसान मतलब 4 में। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। 10 से 11, 5 से 4, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहां गुणा करेंगे 4 का, यहां गुणा करेंगे 11 का, तो ये बनेगा आपका 40 और ये बनेगा आपका 4 से 3 आएगा मतलब, अरे अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 4 से 3 हो जाएगा, ओके ठीक है, 1/4, 4 से 3, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहां आप किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, और यहां किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से। तो ये कितना बन जाएगा, 30 रुपए। ये सब रुपए में ही है, ये ध्यान रखना। ये कितना बन जाएगा, 33। ये कितना बन जाएगा, 44, और नीचे वाला कितना बन जाएगा, 33 बन जाएगा, है ना। तो दोनों को आपने खरीदा कितने में, 74, ठीक है, और बेचा कितने में, 66 में। तो नफा की नुकसान, घाटा कितने का, घाटा 8 का, किस पर, 74 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए इसको मैं 75 मान लूं, देखो आंसर 10% से तो ज्यादा आएगा, सारे ऑप्शन 10 के आसपास हैं, तो अगर इसको हम 75 मान लें तो ये बनेगा 3, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 32/3।
32/3 को हल करेंगे तो 32 से 10 बार जाएगा, 2/6 मतलब 10.66, 10 के आसपास ही आंसर आना चाहिए। 10.81 ही मुझे लग रहा है कि आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको 75 मान लेते हैं तो 75 और 100, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, तो ये कट पिट के 10.66 आएगा। तो 10.66 के आसपास एक ही ऑप्शन है आपका 10.81, लॉस। ठीक है, कितने लोगों का आंसर आया था और आने वाला था? बस, बाकी लोग शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट, फिर टाइप चेंज। अरे क्या ऐड किया यार राहुल रजक, क्या पूछना चाह रहे हो तुम, ये बताओ कहां क्या ऐड किया हमने? देखो, ऑनलाइन वालों से पूछेंगे, तुम्हारे कमेंट्स 30 सेकंड बाद आते हैं, समस्या ये है। ऑनलाइन में तुरंत जवाब नहीं मिल पाता ना, इसलिए ऑनलाइन वालों से पूछते हैं, फिर 30 सेकंड वेट करना पड़ता है, इसलिए आपसे काम की बातें पूछते हैं। अरे पिछले वाले में यार तुम लोग ये इस प्रश्न में आके फंस गए, पिछला वाला समझ में आ गया, यहां भी तो हमने जोड़ा ही था, इनको भी तो जोड़ा, तो यहां भी जोड़ दिया, उसमें बुरे लगने वाली क्या बात है? चलो बोलो, इस बार पता है क्या होगा? मिश्रण, मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। ठीक है, देखो 15,000 का एक घोड़ा एक गाय है, घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और गाय को? घोड़े को कितने परसेंट हानि पे बेचा? 5% हानि, मतलब 95 लिखते हैं क्या? और गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? तो 110 लिखेंगे। इस सौदे में क्या मिला? न लाभ ना हानि, न लाभ ना हानि मतलब 100% होता है क्या? तो बस, तो रेशो बना लो, 95 और 100 का अंतर कितना? 5, 110 और 100 का अंतर कितना? 10, ये दोनों 5 से कटेंगे तो क्या बनेगा? 2 और 1। लाभ हानि चैप्टर में कभी भी मिश्रण की ट्रिक लगाओगे तो आखिरी में जो अनुपात आता है वो हमेशा क्रय मूल्य का आता है, कॉस्ट प्राइस का आता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 15,000, 15,000 को बांट लो, 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 से कैंसिल करोगे, 1 बराबर कितना? 5,000, 5,000 का दुगना कर दो। 10,000 रुपए का कौन है? घोड़ा। 5,000 का 1 में गुणा करो, गाय कितने की हो गई? क्या पूछा है? घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़ा कितने का? 10,000 का। ठीक है, कुछ नहीं करना है, घर जाके सभी प्रश्नों को 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कब क्या करना है कब नहीं, सब समझ में आएगा। और ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ना सीखेंगे। पढ़ना अच्छे से आएगा तो आप आराम से समझ जाओगे कब क्या एक्शन आपको लेनी है। क्लियर है? मिश्रण में कोई दिक्कत? इसमें 2 वैल्यू रखते हैं, बीच में एवरेज वैल्यू रखते हैं और यहां पे क्रॉस में हम करते हैं। ठीक है, ये आपको कितनी बार बताया है अभी तक? मैंने 2-3 बार बता दिया ना, पहली बार तो नहीं बताया ना। ठीक है, करिए इसको जल्दी। हम्म, 16% हानि, 100 में से 16 गया तो 84 आएगा, और 1 पर 24% का प्रॉफिट है मतलब 124 आएगा, और अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस है मतलब बीच में 100 आएगा। तो इधर डिफरेंस आएगा 16 का, इधर डिफरेंस आएगा कितने का? 24 का। रेशो क्या बन रहा है?
8 से 3 बार और 8 से 2 बार, और इनका कुल क्रय मूल्य कितना है 175,000। तो 3 और 2 5 से कैंसिल करोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 35,000। ठीक है, और आपसे पूछा है दोनों का बताना है, तो 35,000 का 3 गुना करोगे 105, मतलब 1,05,000। 35,000 का दुगना करोगे तो 70,000। ए वाला ऑप्शन सही है। ओके, अरे ठीक है, इसका आंसर बताओ। देखो 10% हानि मतलब 90%, 15% लाभ मतलब 115। और इस व्यापार में इस बार देखो नो प्रॉफिट नो लॉस बोलते हैं तो बीच में 100 रखते हैं। इस बार क्या बोला है, कुल 5% का लाभ हुआ। 5% का लाभ हुआ मतलब बीच में क्या हुआ 105, ये भी प्रतिशत में ही है। तो इनका अंतर कितना आएगा 15 और इनका अंतर कितना आ जाएगा 10। तो आपका रेशो क्या बनेगा, ये आएगा 2 बार, ये आ जाएगा आपका 3 बार। तो रेशो बन गया आपका 2 और 3 का, और कुल मिलाकर इधर कितना आ जाएगा आपका 25,000। तो 25,000 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 और 2 5, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। तो एक की वैल्यू अगर 5,000 है तो 5,000 का दुगना कर दीजिए 10,000 और 5,000 का 3 गुना कर दीजिए 15,000। ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्या पूछा है टीबी, इसमें टीबी कौन सी है, ये है, और दूसरा क्या है आपके पास मोबाइल, ये मोबाइल है। तो देखो ये भी कंफ्यूजन होता है कि टीवी को 2 मानना है कि 3 मानना है। तो टीवी 2 है, मोबाइल 3 है रेशो में, तो 2 की वैल्यू कितनी है 10,000, मतलब टीवी कितने की होगी यहां पे, टीवी 10,000 की होगी। ठीक, ओके है, हाँ 100 रखने पे भी आंसर सेम आ रहा है। 100 रखने पे आपका आंसर सेम नहीं आ सकता, अनुपात उल्टा आएगा, 3 और 2 आएगा। ठीक है, अनुपात गलत हो जाएगा। और 100 पहली बात तो हम रखेंगे ही नहीं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस बोलते तो रखते। करिए जल्दी। 9 का लाभ 109, 17 का लाभ 117, कुल 11 का लाभ 111, 9 और 2 11, 17 और 11 का अंदर कितना होता है 6। तो रेशो क्या बनेगा 3 और 1 का, कुल रुपए कितने हैं 160, 3 और 1 4, 1 बराबर 40, 40 का 3 गुना 120 और 40 का 1 गुना कितना 40। अब ये क्या क्या है ये और देख लो। अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये क्या है, पेन है, और ये क्या है, पेंसिल है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, पेन कितने का, पेन कितने का है 120 का। ये आंसर आ गया, करने ही नहीं दिया आप लोग को मैंने। इसको करो। हाँ, मोबाइल का प्राइस पिछले प्रश्न में 15,000 था। ये अच्छा सवाल है। इसी प्रकार आपकी सेंचुरी भी लग गई है, तीसरी सेंचुरी। कितनी सेंचुरी और मारोगे तुम लोग अभी? हाँ भाई मैथ्स में लगभग 30 से 33 टॉपिक होते हैं, तो मैं तो पूरी 100, मैं तो 33 सेंचुरी मारूंगा। अब देखते हैं कि तुम लोग कितना साथ देते हो। टीम यही रहती है कि टीम बदलती रहती, कैप्टन तो कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ, टीम फॉर्म में नहीं है ना पर अपनी। चलो देखो इस बार समस्या क्या है, फिर उसके समाधान पर बात करते हैं। एक को आपने 15% लाभ पर बेचा,
एक को आपने 24% लाभ पर बेचा। अगर दोनों लाभ हैं या दोनों हानि है तो फिर आप अगर 100 ना भी लगाओ तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लाभ एक हानि हो तो 100 का यूज कर लो, अगर दोनों लाभ हैं दोनों हानि है तो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि दोनों 100 के ऊपर हैं। तो एक 15% लाभ, एक 24% लाभ। इस बार बीच में क्या रखेंगे, दिया है क्या, हाँ या ना, उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप ये बताओ कि दोनों वस्तुएं खरीदी कितने की गई, इतना तो बोल सकते हो, और बेची कितने में गई, 42,480। तो यहां फायदा हुआ कि प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, कितने का, 6,480 का फायदा हुआ, किस पर, 36,000 पर। इससे हमें कुल लाभ पता चल जाएगा, बीच में क्या रखना है वो पता चलेगा। इसके पहले के दो सवाल को हम बोलेंगे रेडीमेड थे, ये एकदम पके पकाए थे, मैगी थी, पैकेट खोला बनाया 2 मिनट में तैयार। इस बार क्या है, मैगी का पैकेट खत्म हो गया, अब आप आटा मस रहे हो, ठीक है। अब आपको यहां पे खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, बीच में क्या आएगा ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो 36,000 की चीज 42,480 में बेची, 6,480 का फायदा, 36,000 पर गुणा 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो गए, 36 से कैंसिल करोगे कितनी बार आएगा, एक ही बार जाएगा, 36 से एक बार, 36 दूनी तो 72 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, और इधर कितना आ गया 8। तो 36 का 72, 72 का 140, और ये मतलब ये कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, तो ये आएगा 18%, ठीक है। कितना आएगा, 18%। मतलब कुल मिला के फायदा कितना हुआ, 18। एक पर 15% का फायदा हुआ, एक पर 24% का फायदा हुआ, लेकिन कुल फायदा कितना हुआ वो आपका आएगा 18%। समझ में आया। अगर ये डायरेक्ट दे देते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। 15 और 18 का अंतर कितना होता है, 24 और 18 का अंतर कितना होता है, 6। तो रेशो क्या बनेगा, 2:1। 2 और 1 कितना होता है, 3। तो टोटल सामान दोनों कितने का था, 36। और अब आपको एक डाउट हो सकता है कि सर 2 और 1 3 का भाग इसमें दे कि इसमें दे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो रेशो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है, तो आप इसमें भाग दे ही नहीं सकते, कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। तो 3 से आपने भाग दिया, 1 बराबर कितना आ गया, 12,000। 12,000 का दुगना एक वस्तु 24,000 की, और 12,000 का एक गुना दूसरी वस्तु कितने की हो जाएगी, 12,000 की। यही आ रहा है, सी आंसर आएगा। शंकर जी, उसके लिए आप मेल करिए सपोर्ट वाली आईडी पे। क्लास में ये चीजें मत पूछा करो, पढ़ने लिखने की बातें किया करो। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया करो, फिर तुम्हें जवाब मिलेंगे नहीं ऐसे प्रश्नों के। आया ये समझ में, हाँ या ना, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि सॉल्यूशन समझ में आया। पहले तो तुम क्वेश्चन बोल रहे थे, अब क्या मतलब, इसका आंसर बताओ अब। एक व्यक्ति ने फिर से एक हॉर्स और एक काऊ 10,000 में खरीदे। गाय को 6% लाभ पर और जो घोड़ा है उसको 26% लाभ पर, और कुल क्या हुआ, फिर से गायब है। फिर आपको पकाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने एक काम अच्छा कहा है कि उसने 1100 रुपए कमाए, तो उसने 1100 रुपए कमाए, किस पे कमाए होंगे, 10,000 पे। भाई 10,000 में खरीद के उसने जो भी बेचा हो 1100 रुपए उसने कमाए, तो 10,000 पे अगर 1100 का फायदा होगा तो क्या उसने 11% का फायदा लिया, इसको रख दो बीच में। बताओ 6 और 11 का अंतर कितना, 5। 26 और 11 का अंतर कितना, 15। रेशो क्या बनेगा, 3 और 1 का। दोनों कुल मिलाकर कितने के, 10,000 के।
तो 3 और 1 4 से डिवाइड करोगे 2500। तो आपकी जो यहां गाय है वो इस बार थोड़ी महंगी है और घोड़ा बहुत ज्यादा ही सस्ता है 2500 का। खैर मैथ्स में सब चलता है। गाय और घोड़े का क्रय मूल्य ये आ गया, समझ में आ गया सभी को? इसको करो जल्दी। इस बार क्वांटिटी दे दी आपको, है ना? आप इन 10 पेन और 20 पेंसिल का टेंशन मत लो, आप तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करो। एक तरफ लिखो पेन, जितने भी पेन है उस पे 18% का फायदा लिया, और जितनी भी पेंसिल है उस पर 23% का फायदा लिया, और कुल मिला के फायदा कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा। तो सारे पेन और पेंसिल 2000 रुपए के थे, आपने इन्हें बेचा है 2400 में, 400 रुपए का आपने फायदा लिया, 2000 पर मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? तो आपने इससे जब पता लगाया तो कितने परसेंट का फायदा हुआ? 20 का। 20 को रखा आपने बीच में, 18 और 20 का अंतर 2, 23 और 20 का अंतर 3, ये क्रय मूल्य का अनुपात है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए। 3 और 2 कितना होता है? 5, 1 बराबर 400, 400 का 3 गुना करो तो 1200 रुपए में क्या खरीदे? पेन। और 400 का दुगना करो तो 800 रुपए में क्या खरीदी? पेंसिल। अब ये बताओ कि पेन कितने खरीदे? 10। ये 10 पेन का मूल्य है, तो 10 पेन 1200 के, तो एक पेन कितने का? 120 का। और पेंसिल कितनी खरीदी? 20। 20 पेंसिल 800 की, तो एक पेंसिल कितने की? 40 की। ये आंसर आएगा, ठीक है? तो इसलिए क्वांटिटी, पहले आपको जो प्राइस मिलेगा वो टोटल का मिलेगा, फिर लास्ट में जितनी क्वांटिटी है उससे भाग दे दो, एक की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो एक पेन आपसे पूछा था, एक पेन की प्राइस कितनी होगी? 120। इसका रिमोट से करना, ऑफ होने वाला है। इसको और करते हैं, पढ़ो। हाँ, एक चीज इसमें मैं बता देता हूं, ये आपको वैसे ये सारा मिक्सचर एलिगेशन का फंडा में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन इसका रूल होता है कि बीच में जो वैल्यू आती है एक वैल्यू उससे छोटी होती है, एक हमेशा उससे बड़ी होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक तरफ 18 हो, एक तरफ 23 और बीच में आप 25 रख दें, ऐसा कभी नहीं आएगा, ना ऐसी कोई स्थिति बनेगी। ना ऐसा होगा कि 18 23 है तो बीच में 10 आ जाए, हमेशा बीच, ये इनके बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन इससे छोटी नहीं और इससे बड़ी नहीं होगी, ये मिश्रण का नियम है। हाँ जी, पढ़ लिया? ये वाला सवाल जब भी आएगा तो हमेशा परसेंटेज इंटरचेंज होके ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां पे 9 और 13 बोल दें, यहां पे कुछ और बोल दें। 9 का लाभ और 1 पर 13 का लाभ,
अगर किताब को 13 और पेन को 9 पर बेचते तो 80%। हमेशा आप कोई भी किताब ढूंढ लेना, आपको इन परसेंटेज हमेशा एक्सचेंज करेंगे। जैसे एक और सवाल मैंने लिया है कि पहले 10 का लाभ, एक पर 20 का, पहले पे 20 का, दूसरे पर 10 का। परसेंटेज हमेशा इंटरचेंज किए जाते हैं इस प्रश्न में। तो आपसे कहा है कि एक किताब और एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दोनों का कुल मूल्य कितना है? 20,000। तो आपकी जो किताब है और जो पेन है दोनों कितने रुपए के हैं? 20,000 के। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पहले एक पर 9% का प्रॉफिट, दूसरे पर 13। अगर इधर 13 का होता और इधर 9 का होता तो 80 रुपए अधिक मिलते, मतलब पहले से 80 का अंतर है। तो हमेशा आप देखेंगे इनका अंतर, दोनों जगह अंतर तो सेम आना है, तो अंतर कितने का है दोनों में? 4% का। और इस कारण कितने रुपए का अंतर आया? ये भी अंतर है, ये भी अंतर है। परसेंटेज में अंतर 4 का, रुपए में अंतर 20 का, 80 का है, 80 का। तो 80 रुपए अगर 4% है तो बता दो 100% क्या आएगा? 2000। अब ये बताइए कि 4% भी अंतर था, हाँ या ना? 80 रुपए भी अंतर था, तो ये भी पता है क्या होगा? अंतर किस चीज का? किताब और पेन के मूल्य का अंतर आ गया। ये देखो, दोनों की कुल कीमत कितनी है? 20,000, और दोनों के रुपए में अंतर कितने का है? 2000 का। तो क्या इससे हम दोनों की कीमत निकाल सकते हैं? प्लस और माइनस कैंसिल, बी और बी जुड़ा तो 2b। 20,000 और 2000 जुड़ गया तो कितना आ गया? 22,000। 22,000 का आधा करा तो पता चला किताब कितने की है? 11,000 की। और 20,000 में से 11,000 की किताब है, तो पेन मात्र कितने रुपए का है? पेन कितने का हो गया? 9,000 का। यह आंसर आ गया, सी। ठीक है, अंतर लेना है बस। जो अंतर इनका है, अंतर हमेशा सेम आएगा। 4% के अंतर के कारण 80 रुपए का अंतर आ गया। 4% की कीमत 80 है, 80 अगर 4 है तो 100% क्या आएगा? 2000। क्योंकि ये दोनों अंतर है तो ये भी अंतर होगा। दोनों का टोटल प्राइस 20,000, दोनों का अंतर 2000, और ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। वैसे आप आराम से कर सकते हो। 10% का अंतर है, 5 रुपए का अंतर है, दोनों में अंतर 50 का है। एक 1600, एक 50। कर लोगे सॉल्व? चलो, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी इसके आगे कल आपका क्या है? सैटरडे। कल आपकी छुट्टी रहेगी, संडे भी छुट्टी रहेगी। संडे कोई क्लास नहीं है, तो मंडे फिर हमारी मुलाकात इसके बाद होगी, है ना? तो मंडे कंटिन्यू करते हैं। और अब इसमें केवल हाई लेवल के ही प्रश्न बचे। 100 अगर पार हो गए हो, मतलब आप समझ जाओ कि अब केवल दमदार, सॉलिड, कठिन कठिन प्रश्न ही आपके बचे। तो इसके आगे बड़ा ही मजा आपको आएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कुछ लोग तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं, बताओ क्या? भारत माता की। इन्होंने तो अभी भी नहीं बोला। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद।